हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है, ये था मैटर इन और सराउंडिंग्स। तो मैटर इन और सराउंडिंग्स के अंदर हमने मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स ऑफ मैटर, उसकी ठीक है स्टेट ऑफ मैटर देख लिया है। अब अपना जो टॉपिक चल रहा था इससे पहले, वो अपन ने लास्ट टॉपिक देखा था कि मैटर कैन बी इंटरचेंज, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज टू ईच अदर। ठीक है, देयर इज थ्री मैटर। फर्स्ट, बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया था। फिर सेकंड और थर्ड दो मीटर, दो रह रहे हैं। सेकंड था बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो नेक्स्ट है बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ, चेंजिंग प्रेशर कि यदि, अब देखिए, आपको कल जैसा कि मैंने आपको एक डायग्रामेटिकली बताया था कि सॉलिड जो होते हैं, ठीक है, अभी देखिए जैसे कि गैस है, ठीक है, इस गैस के लिए जो पार्टिकल्स है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, ये ध्यान देखो, और ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर very closer to each other than gas, और solid के particles जो होते हैं, these are very closer to each other. The interstellar space in the solid particle is negligible. We have already discussed in this classroom about this topic. Now, furthermore, it is a gas, liquid, and solid. आगे देखो, अब देखो इसके गैस है, ये गैस क्या है जिसके पार्टिकल्स, विच पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे डिस्टेंट टू ईच अदर, जिसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, वो गैस है। जिसके पास पार्टिकल थोड़े पास है, क्लोजर टू ईच अदर, वो लिक्विड है। एंड दैट स्टेट विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, दैट रिमेन द वेरी नेग्लिजिबल, द इंटरसेलुलर इंटर पार्टिकल स्पेस इज ए सॉलिड। तो यदि हम इन पार्टिकल्स पर, अगर देखिए जैसे ही कल मैंने टेम्परेचर पर बताया था कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर ये जो पार्टिकल्स है वो रिपल्स करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, दीस पार्टिकल रिपल टू ईच अदर वेरी फास्टली, ठीक है, विद द गेटिंग द काइनेटिक एनर्जी, और यह एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। and furthermore give the provide the temperature to liquid state of any substance. These particles, with these particles beyond the attraction force of to each other and move freely in the surrounding. This is called gaseous state। यानी कि जब इसको और ज्यादा हीट दी जाती है तो एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को पार करके एकदम फ्रीडमली घूमते रहते हैं, इसी को हम गैस स्टेट कहते हैं। लेकिन यदि हम इस पार्टिकल्स को प्रेशर डालेंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आएंगे, नजदीक आएंगे। तो जब इस पर प्रेशर डाला जाता है, यानी प्रेशर डाला जाता है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, गैस लिक्विड स्टेट कहते हैं। When we apply more pressure on this particle, जब हम इस पार्टिकल पर और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने पर क्या होगा, यह किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इसी का इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, तीन सिलेंडर लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमने क्या किए, तीन सिलेंडर लिए।
इन 3 सिलेंडर के अंदर देखिए, 3 सिलेंडर के लिए ये सिलेंडर, इसके अंदर हमने गैस भर दी और यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। इस पर हमने क्या लगाया, एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन है, पिस्टन अप्लाई किया और इसमें क्या करेंगे, गैस। अब हमने क्या किया, ऊपर से इसको प्रेशराइज करेंगे, तो प्रेशराइज करने पर इसके जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफी नजदीक आएंगे, क्लोज में आएंगे, ठीक है। तो ये तो गैसियस स्टेट हो गई, जिसको स्पॉन्जिशियम तो शो करे, ये लिक्विड स्टेट हो गई, क्योंकि यहाँ पर फिर ये है जो पिस्टन है, यह और इसके नजदीक ला देगा और ये स्टेट इस तरीके की लिक्विड स्टेट हो गई, प्रेशर डाला ऊपर से। एंड थर्ड कंडीशन कि जब हमने पिस्टन का प्रेशर एकदम से इंक्रीज कर दिया इस पिस्टन का, तो ये पार्टिकल्स है वह एक दूसरे के काफी क्लोज में आ जाएंगे और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो ये हो गया स्टूडेंट बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसी के अंदर एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे कि इसका यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम ज्यादा प्रेशराइज करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। और ध्यान रखना इसको ड्राई आइस कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस, तो solid CO2 which is pressurized at very low temperature is called dry ice। इसी प्रकार से अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, these are the example of by changing the pressure, यानी कि इनकी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जब इनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, इनका प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये सब किस फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। थर्ड जो पॉइंट था अपना वो था बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। थर्ड पॉइंट था बाय changing temperature and pressure both by changing temperature and pressure both। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा जो तरीका है वो जो फर्स्ट और सेकंड मेथड था उसी का मिला जुला रूप है। इसमें एक चीज याद रखना है स्टूडेंट कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यानी दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक प्रोपोर्शनल बताया था, यानी एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज, पहला डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। लेकिन इनवर्सल प्रोपोर्शनल में एकदम अपोजिट होता है, यदि ये इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा और यदि इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इस मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि कुछ ऐसे कई बार कंडीशन हो जाती है कि हम प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर को चेंज करने के लिए
ठीक है, उसमें हम प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको बताया था ना। तो प्रेशर क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर, एग्जांपल क्या है, वाटर, ये है वाटर। अब देखिए कि जब हम इसका टेम्परेचर यानी इसको कूल करते हैं, तो देखिए कूल करने पर ये किस फॉर्म में रहता है, ये मान लो कि वेपर है, यानी कि गैस के फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में है, वेपर है, गैस के फॉर्म को कूल करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और इसको और भी कूल करोगे तो ये है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि हम वाटर को अपने फ्रीज में रखते हैं। ठीक है, हमें आइस चाहिए, अब आइस के लिए या तो प्रेशर इंक्रीज करो, अगर हम प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते तो उसका टेम्परेचर लो कर दो, तभी फ्रीज के अंदर उसको रखते हैं, फ्रीजर के अंदर उसका टेम्परेचर काफी लो होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर को जब रखा जाता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वाटर क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो यह एक मेथड हो सकता है इनकी स्टेट को आपस में चेंज करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आप इस तरीके एक ये बना दीजिए, गैस, सॉलिड, यहां बना दो लिक्विड। ठीक, अब देखो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, स्टूडेंट क्या कह रहा था, सब्लिमेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड का डायरेक्ट सब्लिमेशन, और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है, इसको डी सब्लिमेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन। ओके, गैस डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि जो गैस है वह डायरेक्ट लिक्विड में हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, और लिक्विड जो है वह गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको आपको होता है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ये सब चीज आपको बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन ही तो कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन। और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अगर लिक्विड सॉलिड में तो इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम, सॉलिडिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को जब लिक्विड सॉलिड में होता है कन्वर्ट, तो इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसको उतार लीजिए स्टूडेंट, और अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। आज कोशिश यही करेंगे कि इस लेसन को कंप्लीट कर दे, अपन ज्यादा लंबा भी नहीं है। तो अपना स्टेट ऑफ चेंज इन द सबस्टेंस ये कंप्लीट हो गया है, तीनों मेथड हो गए हैं। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है एवोपोरेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एवोपोरेशन।
तो देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, इवापोरेशन। इवोपोरेशन का मीन्स क्या होता है? इवोपोरेशन मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि आप देखो कि हम क्या करते हैं कि जमीन पर पानी गिर जाता है, ठीक है, तो जमीन पर जब पानी गिर जाता है तो कुछ समय बाद में हम देखते हैं वो सूख जाता है पानी, ठीक है। हम कपड़े सुखाते हैं, गिले कपड़े बाहर सुखाते हैं, ठीक है, नहाने के बाद में हम देखते हैं कुछ घंटे बाद में वो जो वेट क्लॉथ होते हैं वो एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा पानी लेकर के इस बोर्ड पर लगाऊं तो कुछ समय बाद में देखूंगा ये ड्राई हो जाता है, वाटर चला जाता है। तो कहाँ चला जाता है ये वाटर? क्या होगा कि लगातार इस एनवायरनमेंट के टच में होने के कारण, ठीक है, अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सबस्टेंस है वो लगातार अपनी स्टेट भी चेंज करते रहते हैं अगर उनको मौका मिले तो इसलिए ये सबस्टेंस जो वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो एनवायरनमेंट के टच में आने पर यह लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म से किस में हो जाता है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो होता है बॉइलिंग, कि जैसे किसी वाटर को आप गर्म करोगे तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में उसका बॉइलिंग यानी कोई वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसको तो बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सर्दियों में भी आप देखो पानी जमीन पर गिर जाता है लेकिन सूख जाता है, तो फिर वो वेपर कैसे बना भाई? ठीक है, हम तो ये जानते हैं ना कि वाटर की वेपर तभी बनती है जब उसको 100 डिग्री से ऊपर हीट दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सर्दियों में भी हम क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं घरों में, ठीक है, हमारा जो फर्श है वो काफी ठंडा होता है लेकिन फिर भी वो पानी सूख जाता है, यानी उसकी वेपर उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, तो उसका तो टेम्परेचर बहुत कम था। तो इसी प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से अलग है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, बता भी दूंगा कि क्या डिफरेंस है। तो एवोपरेशन क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर किसी वाटर के द्वारा पूरी तरीके से एवोपरेशन होना या वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एवोपरेशन कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इवोपोरेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आप लिख लो ये डेफिनेशन कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड द प्रोसेस in which a liquid changes into its changes into its vapor and below its boiling point is called evaporation। लिख लिया? इसको आप देखिए, इतना टाइम नहीं है कि इस हिसाब से आपको करवाया जाए, तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके और फिर भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, एक बार मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो its boiling point it's called evaporation। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि एवोपरेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर वेपर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? एवोपरेशन कहलाता है, ठीक है। अब एवोपरेशन के दौरान होता क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं, और जब एनवायरनमेंट के टच में आते हैं तो एनवायरनमेंट के टच में आने पर इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने एक पोट है, इस पोट के अंदर वाटर डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या डाल दिया मैंने? वाटर से इसको रख दिया, इसको धूप में रख दिया, और चारों तरफ क्या है? गैस है, चारों तरफ गैस है,
इधर सनलाइट है, ठीक है, यहाँ सनलाइट है। अब जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है एयर इसके ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर ये जो पार्टिकल्स है जो एयर के टच में रहेंगे, तो आपको मैंने बताया भी था कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं। तो यह यहाँ से एनवायरनमेंट से उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लेता है, यानी उसकी एनर्जी को ले लेता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, यानी ये जो पार्टिकल्स है एनर्जी में आ जाते हैं, और एनर्जी पर आने पर क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और गैसियस स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, और फिर इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स है वो वेपर बन करके, यानी कि लिक्विड फॉर्म, जो पार्टिकल्स टच में रहते हैं वो वेपराइज होकर के एनवायरनमेंट में चलते रहते हैं लगातार, कंटिन्यूअसली। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, जब एवोपरेशन होता है स्टूडेंट्स, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जब एवोपरेशन होता है, जिस सरफेस से एवोपरेशन होता है वो सरफेस कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। आप खुद भी एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे गर्मियों में हम नहाते हैं तो नहाने के बाद में हमें थोड़ी ठंडक लगती है ना। फर्श है, फर्श गर्म है, उसके ऊपर अपन वाटर डाल देते हैं, पानी डालने के बाद में आप देखो जब वो वाटर पूरा एवोपरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो फर्श के ऊपर अगर आप हाथ लगा के देखोगे, सीलिंग मान लो या नीचे फर्श मान लो, अगर हाथ लगा के देखोगे तो आप क्या देखोगे, वो कूल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जैसे कि हम नहाते हैं, ठीक है, आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद में जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी पर होता है, ठीक है, तो वाटर पार्टिकल्स लगातार एनवायरनमेंट के टच में आते रहते हैं और हमारी बॉडी से भी हीट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एनवायरनमेंट से भी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के भी टच में रहते हैं और हमारी बॉडी से भी हीट लेते हैं। तो इस एनर्जी, बॉडी से एनर्जी लेने के बाद में, क्योंकि देखिए जब हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेंगे मतलब हीट ले लेंगे, तो हमारी बॉडी ठंडी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वहां से तो हीट लेकर के ये एवोपोरेट हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी में जो हीट थी उसको किसने ले लिया, पार्टिकल्स ने ले लिया, पर हमारी बॉडी क्या फील करेगी, कूलनेस थी फील करेगी। तो आप सीधा सा मान लो कि जब एवोपोरेशन होता है तो वो सरफेस ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो एक जनरल चीज समझाई थी मैंने, अब है स्टूडेंट की टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द एवोपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवोपोरेशन। तो स्टूडेंट्स आप ये हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। अब एवोपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखिए, ठीक है। अब उन फैक्टर्स के ऊपर करते हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया, फर्स्ट है सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, you also know increasing the surface area, the rate of evaporation also increases due to the maximum part of liquid is directly contact with the environment, and the interaction between water and environment, they get the energy from the environment. After getting the energy get and convert into kinetic energy and continuously evaporate। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज है वो जितना ज्यादा सरफेस उसका एनवायरनमेंट के साथ होगा वो ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी लेगी और वहां से एवोपरेशन हो जाएगा। एग्जांपल जैसे देखो, हमारे फर्श पर कोई पानी पड़ा है तो हम क्या करते हैं, टेबल पर पानी गिर गया हम उसको फैला देते हैं, ठीक है, उस पानी को फैला देते हैं, तो फैलाने पर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया जिससे उसका एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ड्राइंग द वेट क्लॉथ, हम नहाने के बाद में अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको फोल्ड करके एकदम फैला करके सुखाते हैं, नहीं कि उसको स्ट्रिक करके, ठीक है। अगर हम अपना टॉवल बाहर सुखाए तो उसको क्या करते हैं, इसको एकदम से ओपन करके सुखाते हैं, ताकि क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी इंक्रीज होगी। तो आप बता सकते हो कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर एवोपोरेशन की रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके,
क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज की क्या है? इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन। रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, तो सरफेस एरिया के बाद में नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर, ये तो जनरली सी चीजें हैं, अब स्टूडेंट्स कई क्या होते हैं कि इसको रटते हैं, फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आया, ये समझने वाला टॉपिक है ही नहीं। ये तो वो चीज है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना, हम अपने डेली लाइफ में जिनको देखते हैं ना, वही चीजें है। अब आपको खुद को पता है कि कोई चीज में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो चीज जल्दी इवेपोरेट होगी, है ना। जैसे कि आप कोई पानी है, ठीक है, उस पानी को आप एक तो आप गर्म तवे पर डालो और एक ठंडे तवे पर डालो, कौन सा होगा पहले इवेपोरेट? जो गर्म तवा होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि चलिए उदाहरण बाद में बताता हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वह वेपोराइज जल्दी हो जाएंगे। अब एग्जांपल देखो, जैसे कि अपन क्लॉथ सुखाते हैं बाहर, ठीक है, क्लॉथ को ड्राई करते हैं, तो क्लॉथ को आप देखो कि गर्मियों के अंदर, समर सीजन के अंदर वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर कोई भी चीज आप सुखाते हो तो 6 से 7 घंटे ले लेती है, या 10 घंटे भी ले लेती है, ठीक है। लेकिन गर्मियों के अंदर, जो इस टाइम गर्मी चल रही है जून जुलाई, उसमें 2 घंटे बहुत है, 2 घंटे के अंदर कोई भी कपड़ा आराम से ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो देन रेट ऑफ evaporation also increase. Okay students, थर्ड है ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या होता है? इसको आप पहले हिंदी में समझो। ह्यूमिडिटी का सीधा सा अर्थ होता है नमी। जो इस टाइम क्लाउडी मौसम रहता है, रेनी सीजन होता है, उस समय कहती, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि the quantity of water vapor present, the quantity of water vapor present in the environment is called humidity. The quantity of water vapor is present, the quantity of water vapor is present in the environment is called humidity. अब जब एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी होगी, यानी वाटर वेपर ऑलरेडी होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। आप खुद सोचो कि एक तो अपन बरसात हो रही है, उस समय अपने कपड़े सुखाए, ठीक है, कमरे में, मान लो कमरे में हम अपने कपड़े सुखा रहे हैं, तो एक तो मान लो कि हम समर सीजन में सुखा रहे हैं, तेज गर्मी है, उस समय सुखा रहे हैं, और दूसरा हम रेनी टाइम में सुखा रहे हैं, तो किस टाइम में जल्दी ड्राई होंगे? बताओ, कब होंगे? बताओ भाई। अपने मतलब ये है कि हम कपड़े सुखा रहे हैं, तो एक तो बरसात के सीजन में सुखा रहे हैं और एक गर्मियों में सुखा रहे हैं, तो जल्दी कब सूखेंगे? गर्मियों में सूखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय गर्मियों के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड भी रेट ऑफ एवेपोरेशन पर काफी इफेक्ट डालती है। यदि विंड की स्पीड रहेगी, हवा तेज चलेगी, तो आप देखो कि एक तो आप तेज हवा में कपड़े सुखाओ, और एक जब हवा नहीं चल रही है तब कपड़े सुखाओ, कब जल्दी सूखेंगे? तेज हवा में, ठीक है ना। तो जब विंड की स्पीड होगी तब क्या होगा? रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज होगी।
देखो कई बार हम लोग फर्श में पोछा लगाते हैं तो सर्दियों के दिनों में तो वो नहीं सूखता, लेकिन हम क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं। फैन ऑन करने से क्या है, हवा चलती है, विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, और उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ इवेपोरेशन के बाद में है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कुछ पॉइंट में आपको बुक से अलग भी लिखवा रहा हूँ, अच्छा है, नॉलेज होगा। नेचर ऑफ लिक्विड की नेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन। किस अलग अलग लिक्विड का की रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिफरेंस होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कि डिफरेंट आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट लिक्विड हैव द नेचर दैट डिफरेंट टाइप द डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि अलग अलग प्रकार के लिक्विड की रेट ऑफ इवेपोरेशन अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड वाटर। ठीक है, तो पेट्रोल और वाटर दोनों को आप क्या करो, हाथ पर लो या फिर इसको फर्श पर डालो, बोलो जल्दी इवेपोरेशन किसका होगा, पेट्रोल और वाटर किसका होगा, बोलो नहीं, जल्दी उड़ेगा कौन सा, वेरी गुड। तो किसका इवेपोरेशन जल्दी होगा, पेट्रोल का। ठीक है ना, तो इवेपोरेशन इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि एसीटोन होता है, ठीक है, या फिर थिनर होते हैं जो लड़के नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए लगाती है ना, तो थिनर को एक तो आप हाथ में लो, दूसरे हाथ में वाटर लो, देखो जल्दी इवेपोरेशन किसका होगा, वाटर का नहीं होगा। ठीक है, तो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, किसी की रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके 5 पॉइंट हो गए। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज डिक्रीज, ये चीज आप 500 पॉइंट कर देना। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है तो मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा। अगर इसके आप लैंग्वेज बना सकते हो तो वेरी गुड, और अगर नहीं बना सकते हो तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा। एक लास्ट टॉपिक और रह रहा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स उस लास्ट टॉपिक से अच्छा ये है कि हम एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास अभी टाइम लिमिटेड है। ठीक है, वी हैव ओनली 5 मिनट, तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए अब हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर ले, एक छोटा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल पूछा जाता है बहुत बार कि कन्वर्ट द डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन एंड केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखना है स्टूडेंट्स कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये याद रखना। 0 डिग्री, अगर कोई 0 डिग्री है तो इसको केल्विन कितना होगा, 273 केल्विन होता है। ओके, अब बोलता है कि कन्वर्ट इनटू केल्विन, कुछ क्वांटिटीज दी है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी ने दे दिया, किसी ने कहा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड दे दिया, तो इसको लिख देता हूँ आपको इजीली लिखे। पहला दे दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड दे दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, थर्ड दे दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फोर्थ दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट 0 डिग्री बराबर 270, ठीक है, तो जितना कर रहे हो उसमें ये ऐड करते रहो, 270 ऐड करते रहो। तो इसको देखो केल्विन में कैसे करेंगे, 273 प्लस 20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 295 केल्विन। आगे समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आप हो सके तो वीडियो को
जब मैं आपको वीडियो सेंड करूँ तो वीडियो को एक पॉज करके इन सब के आपको केल्विन में कन्वर्ट करना, फिर आप इसको मिला लेना। मैं यहाँ मिला रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर कर दो आप 273 प्लस 25 कितना हो जाएगा 298 केल्विन, क्योंकि ये जोड़ते रहो, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री बराबर इतना, तो 25 डिग्री ये। इसी प्रकार से इसको 15 है करके 27 ले लो, तो हो जाएगा 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन, और इसका क्या जाएगा 273 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, कई बार पूछ लेते हैं कि इनको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार क्या पूछ लेते हैं, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन कैसे करेंगे, देखो इन्हीं को करते हैं अपन, ठीक है। मैं ये क्वांटिटी लिख देता हूँ, जैसे 295 केल्विन, 298 केल्विन, 300 केल्विन और 373 केल्विन, मैंने इनको लिख दिया। अब देखो अब कैसे होगा, सिंपल है भाई, 273 बराबर 0 डिग्री, तो फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो देखो 295 माइनस 273, बस उसका पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 298 माइनस 273 कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे कैसे करेंगे, वेरी गुड। और 373 माइनस 273 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप डिग्री और केल्विन को इंटरचेंज कर सकते हो, एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, अब अपना एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, तो आप कल इसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर भी देख लेना, जो नहीं आ रहे हैं वो पूछ लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर जरूर देखना आप, इसके लास्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर अगर नहीं आ रहे हैं तो वो पूछ लेना।